कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। आज बहुत सारी ऐसी अंदर की बातें आपको प्रोग्राम में पता चलेंगी। आलोक मेहता जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कई दिनों के बाद हमारे साथ वैभव सिंह जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका भी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। तो वैभव जी को देख करके पहचान होगी दर्शकों की, आज ये कुछ विदेश की बात करने वाले हैं, लेकिन इंडियन ट्विस्ट के साथ। तो आज हम डिस्कस ये करेंगे, प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर अभी गए थे, उससे पहले भी कई देशों की यात्रा पर वो निकले हुए थे। और हमारे यहाँ बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, कांग्रेस पार्टी मजाक जैसी भी बनाने की कोशिश करती है मोदी के विदेश दौरों को लेकर के। क्या हासिल होता है इन दौरों से, क्या मिला अभी इस दौरे से, क्या मिला जहां मोदी जी गए थे? ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। और मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका एक कॉलम भी मैं देख रहा था, तो राहुल गांधी की बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि किसी भी विषय पे, चाहे सिक्योरिटी पर, डिफेंस पर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, छोड़ दीजिए इंडिया सेंट्रिक, राहुल गांधी को कम से कम ये बताना चाहिए कि मोदी ये गलत कर रहे हैं और मैं होता तो ये करता। उनको सिर्फ ये ना कहें कि ये गलत कर रहे हैं। गलत चलो, आप तो अपोजिशन में आप बोलोगे, तुम्हारा विजन क्या है, तुम क्या ऑफर करते हो, ये भी तो पता चले देश को। तो हम वो भी आज डिस्कस करेंगे। कांग्रेस पार्टी की फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है, आज क्या स्टैंड है, और क्या उसके अपने हिस्टोरिकल स्टैंड से ही वो दूर जा रही है, और नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी से देश को क्या मिला पिछले 12 साल के अंदर, और क्या नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव भी होते देखते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में आज तीनों मेहमानों के सामने एक चैलेंज है मेरा। आपको ये बताना है राहुल गांधी कहां है। मेरे पास जवाब है, तो आप ही बताइए, फिर हमें तो नहीं पता। तो चैलेंज किस बात करा बताना आपको कि राहुल गांधी कहां है। वैभव जी बताइए। चलिए, आप इतनी दुनिया की बातें करते हैं, हाँ, इतने लोगों से बातें करते हैं आप। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी मुझे लगता है कि कांग्रेस कार्यालय में भी किसी को है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने खुद के राजनीतिक करियर के साथ क्या कर रहे हैं, पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो 22 जून से देश से बाहर हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अगले 22 महीने भी बाहर रहे, तो उनके रहने से कांग्रेस को या इस देश को क्या मिलता है कि वो नहीं है, तो नुकसान हो रहा है देश का। तो मुझे लगता है कि आपकी, यू आर नॉट मिसिंग हिम। नहीं, मैं उनको इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैंने आज तक राहुल जी को कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए, किसी मुद्दे पे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर कभी बात करते हुए, जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि एक संपादक ने लिखा कि भाई वो कोई अल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड करते कि भाई अगर ये गलत हो रहा है तो सही क्या है। जैसे हम आपके कार्यक्रम में हम बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, हमने विदेश नीति को भी क्रिटिसाइज किया और हमने अल्टरनेटिव भी दिया कि ये इसके बजाय ये करना चाहिए था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन राहुल जी ये नहीं कहते। राहुल गांधी जी वो शूट एंड स्कूट वाली जो एक नीति होती है ना, कि आप किसी भी कीचड़ उछाला और निकल गए। आज यहाँ कीचड़ उछाला रायबरेली में, कल वायनाड चले गए, परसों बैंकॉक चले गए, फिर थाईलैंड चले गए, फिर कहीं एयरपोर्ट से उनकी एक वीडियो आ जाती है कि लाइन में लगे हुए हैं। अब आप बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन भारत का वो जा करके किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लाइन में लगा हुआ है जीन्स टी शर्ट पहन के। भाई मैं भी जीन्स टी शर्ट में ही आया हूँ आज, ठीक। तो मैं एक आम नागरिक हूं, मैं आ सकता हूं, लेकिन अगर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं तो करोड़ों लोगों ने मुझे वोट दिया इस देश में, मैं करोड़ों लोगों का नुमाइंदा हूं। आप ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी को क्या 1 करोड़ से कम वोट मिला है। भाई राहुल गांधी को कई करोड़ वोट मिले। हाँ। तो कई करोड़ लोगों के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबली। और आप जिस तरीके की बातें करते हो, जिस तरीके का एटीट्यूड है आपका, जैसे 22 दिन से बाहर हैं, कहाँ है किसी को नहीं पता है। अब 22 दिन से इस देश में क्या मुद्दे हैं, नहीं है, क्या बात होनी चाहिए, सरकार क्या गलत कर रही है, सरकार के सारे निर्णय सही होते हैं? नहीं, सरकार बहुत सारी गलत नीतियां भी बनाती है जो बाद में रेक्टिफाई करती है। कब करती है? जब लीडर ऑफ अपोजिशन उसका मुद्दा उठाता है और जनता से कहता है कि देखो ये गलत कर रही है। देखिए, मैंने ये बात इसलिए आपसे पूछी क्योंकि मेरे लिए सच में ये बात बहुत स्ट्रेंज है। हमने एक दिन पहले भी, शायद कल परसों भी, इसी प्रोग्राम में कहा था, मेरी याददाश्त में नहीं है कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन 20 दिन देश के बाहर हो और किसी को नहीं पता वो कहाँ है। वो 22 जून को गए हैं और वो 12 जुलाई को आएंगे, ठीक। तो मायने रखते हैं भाई 20 दिन। आपको वो पदवी मिली हुई है, चलो पिछले 10 साल तो नहीं थी आपके पास, इस पिछले 2.5 साल से तो आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है। उसके बावजूद, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी के भी लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप्स में से होगा ये। उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा एक तरह से। हाँ। आप देखें तो इस मामले में कि इतना लंबा समय तक रहना, इतने लंबे समय तक रहना, और जो भरोसेमंद सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है सौरभ,
आपके सोर्स अलग होंगे। मुझे जो भरोसेमंद सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 2 डेस्टिनेशन तो है, इंग्लैंड और फिनलैंड। इंग्लैंड या फिनलैंड? और यूरोप के, फिर आप क्योंकि यूरोप में बाकी सारे देश भी बहुत नज़दीक है तो दूसरी जगह पर ही गए होंगे। जो एकदम भरोसेमंद सोर्स है उनका ये कहना था कि हाँ यूरोप गए हैं, उसमें ये 2 देश तो हैं ही, इसके अलावा फिर वो जहाँ जहाँ गए हों। और दूसरी चीज़ की आमतौर पे जैसे कई बार उनके फॉरेन ट्रिप ऐसे होते हैं जिसमें आपका कोई पब्लिक इंगेजमेंट वहाँ होता है, कोई प्रोग्राम होता है, इसमें कुछ ये शुद्ध रूप से एकदम से छुट्टी वाला मोड जो उनका होता है, कम से कम उस मोड में है। तो इतने लंबे समय तक अगर आप हैं और सरकार को घेरने का मौका, इतने सारे इशूज़ चल रहे हैं अभी, वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ, अच्छा वहाँ एक चीज़ और देखिए कि फॉरेन ट्रिप से भी अगर आपको सरकार को घेरना हो तो वहाँ से आप वीडियो वगैरह कुछ करके भेज सकते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बैकग्राउंड भी दिखाना नहीं चाह रहे हैं वरना इस काम को तो कर सकते थे। तो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पे आप अटैक नहीं कर रहे हो सरकार? अभी मंडे को एक वीडियो डाला गया उनका, हम भी धोखे में आ गए कि ये तो जयपुर का वीडियो, हमें लगा आ गए बाद में पता लगा वो पुराना वीडियो कोई था। मैं भी अगर मान लीजिए अपने किसी प्रोग्राम का, किसी दिन मैं भी छुट्टी पे गया था, एक दिन हमारी टीम ने, हम यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अक्सर, आपके साथ भी किया है, इनके साथ अक्सर करते हैं, एक पुराना वीडियो डाल दिया, उसमें डिस्कशन चल रहा था पॉलिटिक्स पर। वो जिसको सुनना होता है उसको ये मिस नहीं करता कि आज क्यों बता रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन था। लोगों ने फौरन पकड़ लिया, ये तो आप पुरानी बात दिखा रहे हो हमको, और देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पुराना ही वीडियो डाला जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये नहीं बताया जा रहा कि ये पुराना है, बस डाल दिया जा रहा है। सो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इवन राजीव गांधी जब वो अपोजिशन लीडर थे, इंदिरा गांधी जब अपोजिशन लीडर थी, कभी ऐसा होता था? देखिए ऐसा है कि तुम सा नहीं देखा, क्या कोई फिल्म थी या फिल्म का गाना बना था? दोनों है सर। तो ऐसा जो है, अब आपने, अब इंदिरा गांधी नेहरू जी का समय तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इंदिरा गांधी के समय से मेरे सारे नेता, प्रतिपक्ष के नहीं, सत्ता में भी, विदेश मंत्री भी कोई जाएगा इतने समय के लिए चला जाएगा ना। विदेश राज्य मंत्री मान लीजिए है आपका, राजदूत कहीं भेजते हैं, यूएन में भी भेजते हैं, इस तरह से कोई नहीं जाता। और अज्ञातवास, ये मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए जैसे इनकी जानकारी तो सही होगी, जो लंदन वाला उस पर पहले आता हूँ। विपासना में जैसे हमेशा जाते हैं, अभी ये भी कह सकते हैं विपासना में जा रहे हैं तो किसी को नहीं दिखाई देते, बोल आपको जानते हैं वहाँ पर फ़ोन बाहर रख दिया जाता है, मतलब फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते 10 दिन के लिए। तो विपासना के लिए भारत जैसी भूमि क्या इतनी अपवित्र है? भारतीय संस्कृति वो तो मैंने बाकायदा कश्मीर ब्राह्मण भी कभी कहते हैं, कभी मैंने पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम जाति के हिसाब से, बौद्ध धर्म निकला यहाँ से तो इसलिए इधर मतलब विपासना के लिए भारत भूमि भी कोई, पहले भी विदेश गए थे तो ये कहा गया था। आज प्रियंका गांधी, इसके पहले दिसंबर में भी चर्चा हुई थी, उसमें अभी बीच में देख रहा था जब आज बात हुई, तो उनने भी कहा था भाई वो गए, प्रधानमंत्री जाते। अबे प्रधानमंत्री काम के लिए जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, मतलब आप या 1 हफ्ते ले जाएंगे, 4 कंट्री होके आएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। और सर प्रधानमंत्री ऐसे ट्रिप पे जाता है कि वो अपनी नींद भी जहाज में पूरी कर लेता है कि मैं जब उतरूं तो मैं बिल्कुल एक्टिव रहूं। इसलिए फिर उससे तुलना तो प्रियंका गांधी का ये आर्गुमेंट विपासना का भी, मैं तो इसलिए विपासना से शुरू किया मैंने कि यदि मान लीजिए बहुत ही अज्ञातवास है, आप किसी से नहीं, परिवार से भी कट ऑफ हैं, तो आप ये तो कहेंगे विपासना में हूँ मैं, किसी जगह पर हूँ भाई। हमारे बच्चे सर बताना बंद कर दिया है कांग्रेस ने, ये पहले कुछ वक्त पहले तक तो बताते भी थे कि यहाँ गए हैं जी, प्राइवेट ट्रिप पे गए हैं या इस पे गए हैं, वो एंगेजमेंट है। अब तो कोई बताना भी जरूरी नहीं समझता कांग्रेस की। लेकिन देखिए इसलिए एक और इसमें बात ये है कि वो एक अलग तरह के नेता है जो चाहते हैं कि भाई मेरी पार्टी लड़ने के लिए खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी है, वायनाड में क्या हो रहा है वहाँ डूब गया, यहाँ पर आज तो देखिए पटना और वहाँ पर उनको आना था उस पर इलाहाबाद प्रयागराज में ना 10 तारीख, आज 10 तारीख की है, वहाँ भी नहीं आए। तो आप जो विदेश नीति की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि कोई ऐसी विदेश नीति की बात कर सकता है? वो कभी चाइना के कहेंगे 2000 किलोमीटर घुस गया, कभी ट्रंप के हिसाब से भारत का प्रधानमंत्री बल्कि उनके ही कहने से चल रहा है। आप अमेरिका के साथ हैं कि आप चीन के साथ हैं, आप पाकिस्तान के साथ हैं, किसके साथ हैं? इसलिए ये जो आपने जो विषय रखा है, सबसे गंभीर विषय यही है कि उनके बारे में जब पता नहीं है और न ही वो किसी संसद में उस पर बोलते, ये हमारी ये तो साइड स्टोरी है, मैं ये कोई इस पर नहीं डिबेट करना चाह रहा था पूरा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, आप इसको इस नजरिए से भी सोचिए, आप अपोजिशन लीडर हो और आपके सामने इतना मजबूत नेता और इतनी मजबूत पार्टी है जिसको आप हटा चाह के भी, इतनी कोशिश करके भी, सारे दल मिलके भी हटा नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? अक्सर शिकायत करती है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कि मीडिया हमको नहीं दिखाता। ये आरोप सरासर गलत है, सरासर गलत है। राहुल गांधी जितनी मीडिया स्पेस चाहेंगे उतनी मिलेगी, लेकिन ये तय तो वो करेंगे ना। अब अगर आप 20 दिन कहीं हो ही नहीं, यू आर आउट टोटली, मतलब आपकी स्क्रीन प्रेजेंस जीरो है, आपकी मीडिया स्पेस जीरो है, तो इसके लिए कौन दोषी है? अब आप आओगे, फिर आप माहौल बनाओगे, फिर कोई मुद्दा ढूंढोगे, और इसका ठीक उलट क्या है? प्रधानमंत्री जिनको उतना वो करने की जरूरत नहीं है,
वो इतनी पब्लिक एंगेजमेंट्स रखते हैं कि डेली आप कुछ ना कुछ कहते रहें, कुछ ना कुछ दिखते रहें, आज किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आज किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उनसे डबल ट्रिपल मेहनत आपको करनी चाहिए इस काम के लिए, और आप 20 दिन के लिए सीन से ही गायब हो जाते हो। अब जैसे अब आइए फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। आज का जो ताज़ा विवाद है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया में के साथ आपका कई एग्रीमेंट्स हुए, उसमें न्यूक्लियर यूरेनियम को लेकर भी एक अग्रीमेंट हुआ, आपको वो हमें यूरेनियम सप्लाई करेंगे। और न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड की बात भी करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया, उसमें एक न्यूजीलैंड भी है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री भी रिसीव करने के लिए उनको एयरपोर्ट के ऊपर आया। पहले ये वाली बात में विवाद कह रहा था आपसे, यूरेनियम को लेकर शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि भाई इतने ढोल पीटने की जरूरत नहीं है मोदी जी के लोगों को, ये एग्रीमेंट यूपीए के टाइम का किया हुआ है, और 2011 में तब की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने सहमति दे दी थी कि हम भारत को यूरेनियम देंगे। ऑस्ट्रेलिया सॉरी, आज 2026 हो गया, वो 15 साल पुरानी बात बता रहे हैं। और 2010 की तो हेडलाइन मैंने देखी है कि ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज कर दिया ये कह के कि ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इंडिया पार्ट नहीं है, हम इसको यूरेनियम नहीं देंगे। वो क्लेम कर रहे हैं कि 11 में सहमति बन गई थी, तो 11 के बाद भी 3 साल तक आप सरकार में थे, यूरेनियम तो हमको नहीं मिला। अब जाकर कहा जा रहा है कि सारी फाइनलिटी वो हो चुकी है एग्रीमेंट, अब तो केवल ट्रांसपोर्ट कैसे करना है इसके ऊपर बात जो है वो आगे बढ़ेगी। तो आप मुझे बताइए, हमें क्यों यूरेनियम की इतनी ज़रूरत है, और यूरेनियम लाने के लिए क्यों इतनी हमको पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? देखिए, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान के साथ, आपको पता है, आपको अपनी एनर्जी नीड्स के लिए आपको अपने एनर्जी सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना है। तो हम सिर्फ नए मार्केट्स नहीं ढूंढ रहे हैं अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, यानी कि चाहे वो LNG हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, इनके लिए हम जो अल्टरनेटिव एनर्जीज है, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही ग्लोबल जो सोलर अलायंस बनाया था, उसके फाउंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। फ्रांस के साथ मिलकर के दुनिया के इतने सारे देशों को जोड़ा कि भाई सोलर एनर्जी को लेकर के आप इसको पहल कीजिए, और लामबंद किया पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को कि भाई आप सपोर्ट कीजिए इस मूवमेंट को। और इंडिया के अंदर जो सोलर एनर्जी को लेकर के आप सिर्फ 14, अपनी रिसर्च टीम को कहिए कि 2014 का डेटा निकाल ले कि 2014 में हमारे यहाँ कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और आज 2026 में कितनी हो रही, कई 100 गुना उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। ठीक है, तो उसी तरीके से यूरेनियम, तो आप देखिए यूरेनियम संवर्धन हमको पता है कि हमारी अदर नीड्स भी हैं और प्लस एनर्जी की भी नीड्स है, बिजली के लिए भी वो यूज होगा, एक चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि भाई ये हमने 11 में की, तो कांग्रेस पार्टी हमको कागज दिखा देना। ठीक है, ये अलग बात है कि वो बोलते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, कुछ भी बोलो तो कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है इस चीज का कि भाई सहमति बन गई थी? एक कमरे में बैठ के आपने बोला, मैंने सुना, और किसी को कोई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सहमति बनी थी, उसका कोई लीगल पेपर है, कोई MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। ईरान और अमेरिका के बीच में भी एक 2 नंबर ट्रीटी हुई, तो उसका भी MOU का एक पेपर था, उसका पेपर कहाँ है? दूसरी चीज कि आप इसी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, अमेरिका ने भी आपको कहा था कि हाँ 26/11 के जितने भी लोग परपेट्रेटर्स हैं हम इनको हैंड ओवर करेंगे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तहव्वुर राना कब आया है भारत? अभी लास्ट ईयर तो आया शायद। ठीक है, कौन ले गया उसको? कांग्रेस क्यों नहीं लेके आ पाई? उस समय तो ये मुद्दा बहुत गर्म था, ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का केस बहुत मजबूत था, लोगों की मेमोरी बहुत ताज़ा थी, उस समय नहीं की। 10 साल 15 साल बाद जा करके एक आदमी जाता है और उसको लेके आता है। ठीक है, एक चीज़। अबू जुंदाल को आप ले लीजिए, UAE मिडिल ईस्ट में आप ले लीजिए ना, मिडिल ईस्ट में 2014 के पहले इंडिया की जो सिचुएशन थी वो क्या थी? ISI का प्लेग्राउंड था वो, चाहे UAE हो, दाऊद इब्राहिम, छोटा सलीम, इनका सबका जो सारा ऑपरेशन था वो कहाँ चलता था? उसी वेस्ट एशिया में चलता था, उसी मिडिल ईस्ट में चलता था। 14 के बाद आज की डेट में, 2014 के बाद उन्होंने आतंकवादियों के लोकेशंस देने शुरू कर दिए, उन्होंने आतंकवादी उठा करके हैंड ओवर करने शुरू कर दिए। ठीक है, भारत सरकार ने बोला हमने इनको नेपाल से पकड़ा, हमने इनको वहाँ से पकड़ा, जाहिर सी बात है बहुत सारे देश होते हैं वो नहीं चाहते कि भाई मेरा नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन उन्हीं वेस्ट एशियन कंट्रीज ने आपको उठा करके आतंकवादी सौंपे भी, उनकी ऊपर जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वहाँ पे उनको जब्त भी किया, उनको सीज भी किया, उनके अकाउंट्स को भी फ्रीज किया, उनकी जो गतिविधियां थी वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि वहाँ पे दशकों से वो ऑपरेट कर रहे थे, तो उनके जितने भी वेयर अबाउट्स थे, इनके पैसे कहाँ पे हैं, इनके एसेट्स कहाँ पे हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, इवन जो वेस्ट एशिया में हमारा फुटप्रिंट बहुत छोटा था, बहुत हम नॉन एग्जिस्टेंट थे। आप सोचिए कि यार अब आप खुद दाऊद इब्राहिम का घर व्हाइट हाउस था वहाँ पे दुबई में, व्हाइट हाउस, और UAE की सीक्रेट सर्विस उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ की। ठीक, UAE की आर्मी जो है वो वहाँ पे गार्ड करती थी, तो हमारा कोई फुटप्रिंट था वहाँ पे? आप इमेजिन कीजिए, उसकी बेटी की शादी हुई वहाँ पे, उस शादी में वो था। आप बताइए मुझे कि किसने अलाउ किया उसको? तो हमारा अगर कोई फुटप्रिंट था भी, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के जो उस समय वहाँ पोस्टेड थे,
वो वहाँ चले गए थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बाद में बहुत सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए वो वहाँ जा करके उस होटल में जाके बैठ गए नीचे रिसेप्शन पे कि आएगा तो इधर से ही ना देखते हैं। अच्छा, वहाँ की सरकार, वहाँ के जो आईएसआई के लोग थे उन्होंने फ़ोन किया, इमेजिन कीजिए, आईएसआई के लोगों ने फ़ोन किया यूएई वालों को। यूएई की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे सीनियर मोस्ट लेवल से आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री के यहाँ फ़ोन आया है भारत में, ये मैं पहली बार स्टोरी सुना रहा हूँ। यहाँ से जो है फ़ोन गया है उनके हेडक्वार्टर में और उनसे बोला गया है कि उनसे कहो कि वहाँ से उठ के जाएं, वहाँ ना बैठें। और यहाँ से फ़ोन गया है कि वहाँ से हट जाइए आप। अच्छा, और उनको उठ के वहाँ से जाना पड़ा। ये सिचुएशन थी आपकी कि वो डिक्टेट करते थे कि आपके लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। तो आप फुटप्रिंट की क्या बात करते हैं? वेस्ट एशिया पे तो मैं अलग से बात करता, आप उस भाई गए उस पर, जहाँ से मैंने बात अभी शुरू की। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया ने हमको क्या अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। हमारी इकोनॉमी उस वक्त क्या थी, आज से 20 साल पहले क्या थी, 12-15 साल पहले क्या थी, आज हम कहाँ हैं, काफ़ी अंतर आ चुका है। तो जाहिर है कि दुनिया की नज़रों में आपकी अहमियत भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। क्या वो हुआ? जितने FTAs हो रहे हैं या अभी ये जो यूरेनियम वाली बात हुई है, हम NPT का पार्ट नहीं है, तब भी एक दुनिया का इतना बड़ा देश और डेवलप्ड इकोनॉमी कंट्री वो आपको यूरेनियम दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका सिग्निफिकेंस शायद लोग नहीं समझ रहे हैं। आप उस कागज का हिस्सा ही नहीं है जिसके जो उसमें पहला राइडर है कि आपको इस संधि का पार्ट होना है, तभी आप एलिजिबल है यूरेनियम किसी देश से खरीदने के। हम बिना उसके सिग्नेटरी हुए यूरेनियम ले रहे हैं। इसमें सौरभ एक चीज़ है ना, जिससे दोनों तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि ये ठीक है कि 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ और उसके बाद आप कह सकते हैं कि आप इसके लिए आपने एक ग्राउंड तैयार किया था, लेकिन यूपीए सरकार के समय 2010 में जैसे कि आपने बताया कि मना कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के बाद, 2011 में जब वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने अपनी इस नीति को बदला। इसके पहले उनकी नीति ये थी कि जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किया है हम उसको यूरेनियम सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2011 में अपनी इस नीति में बदलाव किया। अगर वहाँ पर उस नीति में बदलाव हो गया और आपको ये समझ में आता है यूपीए सरकार को कि हमारे लिए ये इतना ज़रूरी है, तो उनके अपने कार्यकाल में 11 से 14 के बीच का समय था। क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहाँ पे गए, इंडिया के पीएम वहाँ पे गए इस बात को करने के लिए? 2014 में जब मोदी आए वो गए और तब हस्ताक्षर हुआ और 15 में इम्प्लीमेंट हुआ। मतलब उनको आने के साथ ये समझ में आ गया कि यूरेनियम को लेकर हमारी निर्भरता रूस, कनाडा, नामीबिया इस तरह के देशों पे नहीं होनी चाहिए, जो कि यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जिस ऑस्ट्रेलिया के पास है, 28 से 30% यूरेनियम उनके पास है, तो उस देश के साथ हमें करना चाहिए। उन्होंने अपनी नीति भी बदल ली है। तो 14 में पीएम बनने के साथ वो गए, 15 में 14 में हस्ताक्षर हुआ, 15 में इम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ सीधे सीधे आपको ये समझ में आ रहा है ना कि आपकी अपनी नीति प्रोएक्टिव थी ही नहीं। ठीक है कि 10 में मना किया उन्होंने क्योंकि उनकी नीति थी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, 11 के बाद तो कर सकते थे। और ज़्यादातर अगर अप्रोच देखें, जैसे बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पीएम इतने विदेश जाते हैं, वो जाना अच्छी बात है ना। मनमोहन सिंह गए थे, लगभग 71 दौरे उनके हुए हैं विदेश के, प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल में। कंट्री के हिसाब से उसमें देखें तो लगभग 46 देश। मोदी जी के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग उनके पास 80 देश और 100 के आसपास दौरे हुए हैं, इन तीनों को भी अगर जोड़ दें आप तो। अब वैसे वैसे देश आप नहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं, न्यूजीलैंड नहीं जा रहे हैं, यूएई को महत्व नहीं दे रहे हैं, इजराइल को महत्व नहीं दे रहे हैं, मनमोहन सिंह कहीं नहीं गए, मोदी जी इन सब जगहों पे जा रहे हैं। तो ये जाना अच्छी बात है या बुरी बात है? किसी को भी ये जो बार बार नैरेटिव लोग चलाने की कोशिश करते हैं, ऑपोजिशन वाले देखें कि बार बार विदेश जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, सोचिए ऐसे ऐसे देशों को आपने अछूत छोड़ रखा था। न्यूजीलैंड 40 साल के बाद जा रहा है कोई प्रधानमंत्री, 40 साल से कोई न्यूजीलैंड ही नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने क्या किया? कितने लंबे समय तक नहीं, 28 साल बाद तक वो जा रहे हैं। अब पीएम का देखिए कि पिछले 12 साल में तीसरी बार जा रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में वो हमारा कई मामलों में महत्वपूर्ण साझेदार है, तो आपको उस पर एनर्जी अपनी लगानी होगी। और ऐसा नहीं है कि यूपी के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं हुई थी। जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ही वो अपने आप में माइलस्टोन है, अजूबा है, माइलस्टोन है वो। उस डील के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मतलब उस वेवर के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट को खुद फोन पर्सनली करके रिक्वेस्ट किया था। तो वो बहुत बड़ी बात थी। आज कांग्रेस क्या बहुत छोटे लेंस से देखना शुरू कर चुकी है फॉरेन पॉलिसी को? उनको बाय एंड लार्ज क्या है, यही है कि अरे ये तो अमेरिका और इजराइल के कैंप में चले गए, दुनिया जो है वो ट्रंप से उकता रही है और हम जो है ट्रंप के और नेतन्याहू के करीब चलते जाते जा रहे हैं, और हर बात में किसी तरीके से मुस्लिम इक्वेशन लेकर के आना, ये कांग्रेस बार बार करती है। देखिए सौरभ जी, बल्कि आप पहले यूरेनियम की बात करें, कल आपने आपको याद है बाहर निकलते समय मैंने आपको कहा था कि
मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण कहा था। यूरेनियम वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए चूंकि आप यदि फॉलो करें तो पहले जब हमारी युद्ध की स्थिति आई अमेरिका के साथ, हमें यूरेनियम हर जगह से मिलना बंद हो गया था। न्यूक्लियर तो हमने 74 के बाद किया, फिर अटल जी के समय में किया, लेकिन जब ऐसी युद्ध की स्थिति आती है तो अमेरिका उस पर भी, और दुनिया का कोई देश हमको नहीं देता, सिर्फ फ्रांस ने हमें, न्यूक्लियर प्लांट तो हमारे आ गए थे। तो लोग, विदेशी जो कंपनियां हैं, उन्हें अमेरिकन खास करके या रशियन हमारे पास प्लांट, तो वो कंपनियां, हमारे प्लांट हमने लगाए, मैंने एनर्जी की दृष्टि से देखें या हमारी और डिफेंस के लिए भी ज़रूरत होती है यूरेनियम की, तो यूरेनियम पर हमको पहले मिलना, तो आज हमने सिंदूर ऑपरेशन किया, कल मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है और कहीं से आपको मिलना बंद हो, तो आपका न्यूक्लियर, आपकी इंडस्ट्रीज़, आपकी डिफेंस की, उस सब के लिए जो स्ट्रेटेजिकली हुआ है। और रशिया के अलावा जो ये कजाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनका भंडार दुनिया में सबसे अधिक है, ये लोगों को नहीं अंदाज है। हमारे यहाँ कहाँ है? झारखंड में। और 2021 में शायद देवेंद्र जी किसकी सरकार थी, शायद वहाँ इनकी थी कि नहीं थी, 2021 में वहाँ से भी स्मगल यूरेनियम का होने का पकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यूरेनियम हमारे यहाँ सिर्फ 2 जगह होता हमारे यहाँ है। से यूरेनियम स्मगल हो रहा था। नहीं, मैं उसकी तो मैंने 74 में स्टोरी की है, सीबीआई के डायरेक्टर, आज भी रखी है, लंबी चौड़ी 4 पेज का, जिसमें था कि यूरेनियम की स्मगलिंग पहले से हमारे यहाँ के कोल तक चला जाता था। तो यूरेनियम गया था 74 में, मैंने स्टोरी किया कि कैसे, और सीबीआई ने उस समय किया था। तो अभी भी 2021 में हुआ, इसलिए मैं इस समय एग्जैक्ट, इनकी सरकार होगी, जेएमके सरकार थी, तो वो खैर रोका गया, चूँकि सेंटर की नज़र रहती है यूरेनियम पर। 2 ही जगह हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश, 2 ही जगह यहाँ पर होता है हमारा यूरेनियम। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारी सरकार, मैंने मोदी सरकार, लगातार उस पर स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है। कनाडा के साथ किया, कनाडा से हमें 10,000 टन का पहले से एग्रीमेंट हो चुका है। कनाडा के साथ भी हुआ, राइट? नहीं, कनाडा के साथ 10,000 टन का हुआ है, जबकि कनाडा से कितना बीच में तनाव रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारे यूरेनियम के लिए, अभी तो पेट्रोल जब ज़रूरत पड़ी तो हमने ऑयल के लिए भी किया, और इन कंट्रीज़ के साथ भी हमारा है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ करना इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इससे हमें आगे भी, हमें कोल का सबसे बड़ा हमें यहाँ होता था, उस पर भी कई बार विवाद होते थे कि अडानी से, फलाने से, वो क्यों ले रहा है वहाँ से खदान। हम अपने पास भी भंडार है, लेकिन हमारे पास, हम कोल में भी, खनिज के लिए हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ पहले भी लेते थे। और उसमें जो कांग्रेस सभा में जो गड़बड़ होती है, उसकी चर्चा भी नहीं करूँगा क्योंकि आज उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन उस समय कोल के खरीदी में भी घोटाला होता था जी। तो यूरेनियम आप फ्रांस से भी, भाई आप क्यों राफेल आप कर रहे हैं, अरे हमें यूरेनियम भी वहाँ से मिलता है। जब ज़रूरत होती है, दुनिया में कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो, भाई देवेंद्र जी जब मदद होगी तो रात को 12 बजे इनको फ़ोन कर देंगे तो संकट में बचाएंगे। ऐसे कंट्रीज़ भी हमारे रहे हैं पुराने, और मोदी जी ने उसको और आगे बढ़ाया। मैं कह रहा हूँ पहले भी थे, न्यूक्लियर बने मनमोहन सिंह को डिक्टेट, उनकी सरकार तो गिरने वाली थी, जिस अमर सिंह ने साथ दिया उसको जेल भिजवा दिया मनमोहन सिंह ने। तो आपने क्या न्यूक्लियर का सरकार कांग्रेस ने किया? राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने बचाया, उन्होंने तो कहाँ भेजो, जेल भेजो इसको। न्यूक्लियर डील का श्रेय ले रहे हैं, इस्तीफा देने की धमकी दी थी और अमर सिंह ने बचाया इनको न्यूक्लियर डील पास कराने के लिए, वो तो याद ही, और उसके बाद जेल भी जाना पड़ा उनको। तो मेरा ये कहना है कि यूरेनियम वाला जो समझौता है न्यूजीलैंड के साथ है, स्पोर्ट्स की दृष्टि से है, शिक्षा की दृष्टि, यूनिवर्सिटीज़ कितनी आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हम इसलिए नहीं कि हम लोग खाली तारीफ की बात करें, जो दिखाई देता है विदेश पॉलिसी में। पहले यदि इंदिरा गांधी के समय या नेहरू के समय कहेंगे तो रशियन डोमिनेटेड था ना, अक्सर कश्मीरी और साउथ इंडियन 2 लोग बड़े लॉबी पूरे दिल्ली में काम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे सब बदला है, आज दक्षिण भी है, पूरब भी है, पश्चिम भी है। सुब्रमण्यम के बेटे हैं जयशंकर, आज उस हिसाब से देखें, सुषमा स्वराज के समय चाहे नीति रही, अटल जी के समय में भी रही, मोदी ने आने के बाद विदेश नीति को कितना व्यापक बनाया कि हम रियली, अब हम नॉन अलाइंड हैं। हम पहले नॉन अलाइंड कहते थे तो हम सिर्फ एक ब्लॉक में थे। मैं तो अटेंड किया 92 में, नटवर सिंह जब थे, मल्टी अलाइंड कहने लगे आज से लोग। हाँ, नहीं इसलिए कि हम ब्रिक्स में भी हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के उसमें भी हैं, हम आसियान में के साथ भी हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है जिसको कांग्रेस कहीं भी किसी भी रूप में नहीं नॉन अलाइंड कह सकती है। ये तो दिखता है, देखिए आप, और राहुल की कोई पॉलिसी नहीं, जो शुरू में मैंने कहा। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अगर आप देखिए, आपके मेरे ख्याल से इससे बेहतर संबंध कभी भी नहीं थे वहाँ हर देश के साथ। ईरान तो अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गया कि भाई उन देशों के साथ जंग हो रही है जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अदरवाइज ईरान के साथ आपके संबंध हमेशा रहे। उस ब्लॉक में जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं सबके साथ ही, छोड़ पाकिस्तान के आगे जो भी देश है उसके साथ आपका संबंध अच्छा ही है। खास करके आप जब हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू नेता मानते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट लोगों की नहीं, और वो घोषित रूप से कहते हैं मैं हिंदू हूँ, हाँ। तब भी मुस्लिम सबसे ज्यादा उनको मानता है। वेस्ट में यूरोप के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर आदमी के साथ आपके जो है बेहतर संबंध ही हैं। ये एक्चुअली इस वॉर ने इस बात को थोड़ा उभारा है कि हम अपने रिश्तों को खास तौर पर अमेरिकी इजरायली एक्सिस में
कितनी दूर तक देख पा रहे हैं? शायद नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि भारत का भविष्य वही है। देखिए, बात अमेरिका और इजराइल की नहीं है कि हम अपना हित अमेरिका और इजराइल में देख रहे हैं। ये जो पूरा पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, आपका ही कार्यक्रम में मैंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है और ये लंबा चलेगा। ये आप उस समय के निकाल लीजिए वीडियोस। मैं कहता ये महीनों और सालों चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है और ये इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये 1400 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक शिया रिवाइवलिज्म और जो एग्जिस्टिंग सुन्नी डोमिनेंस है उसके बीच की लड़ाई है। ठीक, फिलिस्तीन बहाना है। फिलिस्तीन जो है वो एक कह लीजिए ना, एक मुखौटा है जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली उसके पीछे जो ईरान कर रहा है वो शिया रिवाइवलिज्म कर रहा है। आप देख लीजिए, फिलिस्तीन में मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमान रहते हैं। क्या फिलिस्तीन इकलौता मुल्क है जहां सुन्नी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है? मुझे आप बता दीजिए। नहीं, उनके ऊपर जुल्म नाइजीरिया में भी हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म शिंकियांग प्रोविंस में चाइना में भी हो रहा है, जो ईरान का सबसे क्लोज दोस्त है। वहाँ पे मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी है, वहाँ पे मस्जिद में मीनार नहीं बना सकते, मस्जिद भी बनेगी तो चाइनीज़ आर्किटेक्चर में बनेगी। कुरान अपनी लिख दी गई है, पैगंबर अपने बना दिए गए उन कुरानों में। 1 करोड़ मुसलमानों को री एजुकेशन सेंटर का नाम दे करके उनको जो है आपने उनको नई कुरान पढ़ाई है, और मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते। आप मुसल्ला जिस पे बैठ के नमाज पढ़ी जाती है, वो मुसल्ला आप अपने घर से मस्जिद नहीं लेके जा सकते। आप मस्जिद में ही बताएंगे कि 14 नंबर की चटाई मेरी है, वो मुझे दो, हम नमाज पढ़ेंगे और फिर वहाँ जमा कराएंगे आपको। ठीक है, और जमा करा के फिर आप घर जाएंगे ताकि किसी को रास्ते में दिखे। चाइना में? हाँ, चाइना में, शिंकियांग में ये वहाँ पे ऐसा होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर की जितनी ग्लोबल आप जो सो कॉल्ड कहते हैं ना कि वेरीफाइड जो खबरें छापते हैं अखबार, उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं ये। तो उसके ऊपर तो ईरान नहीं बोलता। तो इसका मतलब है ये मुसलमान का और हक की लड़ाई नहीं है। जाति सबसे ज़्यादा तो वहाँ हो रही है, वहाँ नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये है कि बेसिकली उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। उसके बिहाइंड में जो काम किया है, यूसुफ करदावी मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन के सबसे कद्दावर नेता जो इस सेंचुरी में हुए हैं, आप उनका स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जब इजिप्ट में जब ये तहरीर स्क्वायर में जब प्रोटेस्ट शुरू हुए और इख्वानुल मुस्लिमीन जो है वो वहाँ पे सत्ता में आई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें ईरान ने हमको बहुत सपोर्ट किया, और ईरान ने कहा कि ये जो मूवमेंट है ये पूरे वेस्ट एशिया में होनी चाहिए, और जितने भी ये जितने भी शेखडम्स हैं और किंगडम्स हैं इनको गिराओ और जनता की हुकूमत आनी चाहिए। अच्छा, तो कहे उसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के पीछे भी ईरानी है? हाँ, उन्होंने कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड को हमको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, ईरान ने उस मूवमेंट में। तो कि हमारे बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स थे, यूसुफ करदावी ने कहा कि हमारे जो भाई टॉलेस्ट तो यूसुफ करदावी ही थे, कि सेकंड इन लाइन, थर्ड इन लाइन बहुत सारे जो लीडर्स थे वो ईरान भी गए। हमने उनको बोला कि भाई आप ईरान जाइए, उनको धन्यवाद कीजिए। कि वहाँ पे गए, कि उनको शिया बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। कहे उनको सबको शिया बनाना शुरू कर दिया। ये यूसुफ करदावी का है, वीडियो स्टेटमेंट अवेलेबल है। कि उनको शिया बनाना शुरू कर दिया उनसे, और उनको हम अलग अलग जो इजिप्ट में जब सरकार बनी मोहम्मद मुर्सी की, तो कहे कि वहां पे उनको इंस्टॉल कराने लग गए कि भाई इनको मंत्री बनाओ, इनको मंत्री बनाओ, इनको मंत्री मैं बनाओ। अभी वो स्टेटमेंट पर देख रहा था उनका, सलमान खुर्शीद का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो गए थे ना आयतुल्लाह खमेनी के इसमें अंतिम संस्कार के उसमें, तो वो तो क्या तारीफ कर रहे थे, बोले बड़ी वेरी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, और मुझे कोई औरतों के ऊपर जुल्म होता नहीं दिखाई दिया। औरतें तो स्कूटर पे भी बैठी हुई मुझे दिखाई दी, औरतें कामकाज भी अपना कर रही थी, फोटोग्राफर भी औरत थी, सब कुछ थी। तो वो तो ऐसा कहते हैं जैसे वहाँ कुछ भी गलत नहीं होता ईरान में। नहीं, उनको कहाँ दिखाई देगा भाई बाटला हाउस पे आंसू निकलते, जिनके आजमगढ़ में खड़े होकर के देवेंद्र जी बताएंगे, आजमगढ़ में ही भाषण दे रहे थे कि सोनिया जी ने कहा, फोन लगाया वजीर आजम को, कहा कि भाई जो है वो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो ये 2 नंबर लोग हैं। अब इनसे देखिए, मुझे राजनीति उसमें मत घसीटा कीजिए, ठीक है। मैं सिक्योरिटी वाले अंदाज में भाषा देंगे ठोकेंगे ये। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो झूठ ईरान पे, गाजा पे हमारे यहाँ घमासान चल रहा है ना। अब गाजा पे तो प्रधानमंत्री अभी बोला है, कौन से देश में जाके बोला कि इंडोनेशिया में तो बोला जाके, सबसे बड़ी मुस्लिम कि भी भारत जो है 2 स्टेट सोल्यूशन को मानता है कि फिलिस्तीन भी बने, इजराइल भी रहे। भाई देखिए, मुझे आप एक बताइए, सलमान खुर्शीद कब शिंकियांग में बोलेंगे?
मुझे पहले वो तो बोल दें, मैं तो छोड़ दीजिए ईरान को। सलमान खुर्शीद कभी बोले हैं आज तक? आज तक कभी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि सीसीपी के साथ कांग्रेस पार्टी ने एग्रीमेंट किया हुआ है। वो क्या एग्रीमेंट है वो किसी को पता ही नहीं। अरे एक बार जरा किसी बात चली है तो एक तो ये बात करनी जरूरी है। आज देवेंद्र जी मिल गए तो नेतन्याहू क्यों जो है भारत को और मोदी जी को जो है क्यों इतना मक्खन पॉलिश कर रहे हैं? ये वो हर दूसरे तीसरे दिन वो आदमी किसी ना किसी बहाने भारत का नाम ले लेता है। अभी जेडी वैंस ने बोला, उपराष्ट्रपति अमेरिका ने, कि भाई दुनिया में अमेरिका ही इनका दोस्त बचा है। तो उन्होंने एक छोटा सा देश और है उसका भी नाम ले लेते, भारत। वहाँ 1.5 अरब लोग रहते हैं केवल, वो हमें बड़ा पसंद करते हैं। इससे पहले भी एक बार वो ये बोल चुके हैं सेम बात कि मैं वहाँ बड़ा पॉपुलर हूँ, वो लोग इसराइल को बड़ा प्यार करते हैं। अब फिर उन्होंने तीसरी बार बोला है कि हम अमेरिका के अलावा और देशों के साथ भी नीतियाँ अपनी और बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हम भारत के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। क्या चाहते हैं भारत इससे एक चीज़ तो देखें ना कि नेचुरल पार्टनर हैं दोनों की ज़्यादातर ज़रूरतें एक दूसरे के जैसी हैं, एक दूसरे की पूर्ति करने वाली है। कम से कम कि हमें जो ज़रूरत है तुम दोगे, तुम्हें जो ज़रूरत है वो हम दे सकते हैं। और उस लिहाज से भारत ने तो अपनी लाइन एकदम से क्लियर रखी है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद के दौर को अगर आप देखें तो इजराइल को लेकर पहले से जो पॉलिसी चली आ रही थी उसमें ड्रास्टिक चेंज के हिसाब से अगर आप देखें तो ये दिखेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी इजराइल के साथ हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से संपर्क रखना शुरू कर दिया था, खासतौर पे पर्दे के पीछे। वो एक इलेजिटिमेट रिलेशनशिप सी रखते थे। हम पता नहीं क्यों हम डरते थे इसको ओन करते हुए। हमारी ज़रूरत है, हमें उसकी मदद चाहिए और फिर भी हम डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट नहीं कर रहा है। सिर्फ यही बात थी, इसके अलावा तो कोई आपका इशू था नहीं। नरेंद्र मोदी इस चीज़ की बिल्कुल उन्होंने परवाह नहीं की। तो जाके इजराइल में जो गर्मजोशी वो दिखाते हैं और इजराइल के साथ जितने बड़े फ्रंट पे हमारे सहयोग मिल क्या रहा है हमें इजराइल से? क्या नहीं मिल रहा है? आप सोचिए, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपका सबसे बड़ा साझेदार कौन था? जितनी सारी चीज़ें जहाँ जाके जो आप आ रहे थे वो कौन दे रहा? टेक्नोलॉजी आपको वहाँ से चाहिए। एग्रीकल्चर में, मतलब सिर्फ वॉर के संदर्भ में ना सोचें, उससे अलग भी सोचें कि जैसे पथरीली ज़मीन पे वो खेती कर लेते हैं, वो हमें ड्रिप इरीगेशन, बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऑफर करने को, और हम वो कर रहे हैं ऑलरेडी। इस बात की परवाह किए बिना कि हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को वो सूट करेगा कि नहीं करेगा। हालांकि बीजेपी के संदर्भ में वो सूट ही करता है। नहीं, और यहाँ इजराइल को वो भी तो फायदा करता है ना। इजराइल को भारत जैसा देश, जो आपने कहा ना, अमेरिका के अलावा इस पूरे कॉन्टिनेंट में मुस्लिम, देखिए बार बार एक हमसे उसको लेजिटिमेसी मिलती है। यही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये तो खैर जो फायदा है वो ठीक है। मोसाद से हमको क्या फीडबैक मिलेगा, हमको यदि इंटेलिजेंस से क्या उनके साथ हो सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उससे ज़्यादा जरूरी है। पानी में भाई वो समुद्र का पानी, खारा पानी, मोदी सबसे पहले गए थे तो सबसे पहले था कि पानी हमारे यहाँ, पानी की हमारे यहाँ बहुत बड़ी युद्ध होगा है तो पानी पर होगा, ये तो कहा ही जाता है ना, तीसरा युद्ध होगा। ऐसी स्थिति में इजराइल को, लेकिन इजराइल को क्यों जरूरत है? आपने कहा इजराइल अपने आप भी फंसे। देखिए नेतन्याहू खुद फंसे उनके देश में, उनको ही फांसी लटका दो टाइप एक लॉबी, वो भी तो काम करती है, अभी चुनाव भी वहाँ पर है। ऐसी स्थिति में उनको लगता है भारत हमारे साथ है। लेकिन ट्रंप को, अब तो ट्रंप ने उनको जिस तरह से ललकारते हैं, कभी पब्लिकली गाली दे देते हैं। भारत ने कभी उस ईरान के साथ हमारे संबंध अभी भी, मैं अभी भी कहूँगा, देखिए सारे होते हुए भी ईरान के साथ दूरी रहता है, लेकिन इजराइल को जितना महत्व दिया है तो इजराइल को लगता है भारत। सर इसमें से लीडर्स को हटा दीजिए आप, ना मोदी की बात कीजिए ना नेतन्याहू की। भारत और इजराइल को क्या इतना ही नजदीक रहना चाहिए? इसीलिए क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है। उस दृष्टि से यदि आप देखें कि पूरी दुनिया में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी और हिंदू राष्ट्र के रूप में यदि देखा जाए तो हिंदू मतलब उस तरह से बहुल जो हमारा है, उस दृष्टि से इस बड़ी लड़ाई में वर्ल्ड की सिविलाइजेशन की दृष्टि से मैं मानता हूँ उसका इंडिया का एक महत्व है। और इसलिए इजराइल उस पूरे क्षेत्र में हमारे साथ ज़्यादा साथ दे सकता है। टेररिज्म को सबके साथ देने में हमारा फ़ायदा है, उसको भी लगता है कोई देश हमारा साथ दे रहा है। यूँ ठीक है, हम वो कहते हैं अराफात से कब संबंध थे, इंदिरा गांधी के समय को अलग बात है। लेकिन जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, मोदी जहाँ तक भारत सरकार की पॉलिसी है उस पर संतुलन कर सकते हैं। लेकिन जब देखते हैं, और इजराइल को भारत की ज़रूरत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये क्यों मानते हैं कि हमें ही उनकी ज़रूरत है? इजराइल को भी दुनिया में ऐसी बड़ी ताकत, वो चीन पर जितना भरोसा नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, कम से कम भारत ने हमेशा जिसके साथ भी दिया है किसी भी शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रगति के लिए, या वहाँ का लीडरशिप में यदि कोई उसको फांसी लटका रहा हो तो उसको कौन साथ दे सकता है, उसमें भारत की अहम भूमिका मैं मानता हूँ। ठीक है सर, एक स्टेटमेंट की मैं और बात कर लेता हूँ। आज ये बयान देखा क्योंकि हम मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अक्सर चुटकी लेने के अंदाज में बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोदी तो पाकिस्तान भी जा चुके हैं, बिना वीज़ा के पाकिस्तान चले गए थे, गए भी थे, नवाज शरीफ के घर में पोती की शादी थी या क्या था तो गए। तो मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा, राना सनाउल्लाह जो इस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं शहबाज शरीफ के, मतलब नवाज शरीफ की खास क्लोज लोगों में से होंगे, उन्होंने कहा कि ये कितनी बड़ी बदनसीबी है, जो आदमी अपने आप चल के हमारे यहाँ आया था उस वक्त हमने ये माहौल बना दिया कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो उस वक्त विलन बना दिया गया नवाज शरीफ को कि मोदी इनके घर में आया।
और आज हम लोग परेशान हैं कि किसी तरह मोदी हमसे बात कर ले, मोदी हमसे हाथ मिला ले, और उस आदमी को आज वो आदमी हमें पूछ नहीं रहा, और हम दुनिया भर में जाते हैं कि इससे कह दो कि हमसे बात कर ले। तो ये कितनी बड़ी वो ट्रेजेडी है कि वो तो खुद चल के आया था आपके पास, तो वो पाकिस्तान रियलाइज कर रहा है कि इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। देखिए, राना सनाउल्लाह पाकिस्तान में जो एक्चुअल में जो पॉलिटिशियंस हैं, ग्राउंड लेवल पॉलिटिशियन, राना सनाउल्लाह वकील हैं और वहाँ की बार की भी पॉलिटिक्स करते हैं, राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज भी मिडिल क्लास है वो। आप सोचिए कितने लंबे समय से वहाँ की राजनीति में, और जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा जो उसका कहते हैं ना कि उसका बैस्शन है, वहाँ के वो दशकों तक, सालों तक वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं। और इससे पहले जो केयर टेकर सेटअप था उसमें वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर थे बाय द वे, ठीक है। तो और राना सनाउल्लाह को चुनाव हरवाया गया पाकिस्तान आर्मी की। सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव जिता दिया गया जिनको कहते हैं ना कि मतलब पार्षद के चुनाव में शायद दर्जन भर वोट ना मिले, ऐसे लोगों को नेशनल असेंबली के चुनाव जिता दिए गए और इमरान खान को हरा दिया गया। लेकिन राना सनाउल्लाह जैसे पॉपुलर आदमी, जिसका सबको पता है कि ये इंसान अगर इंडिपेंडेंट भी खड़ा होता जीत जाता, उसको हरा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की बात करता है। यही रीज़न था कि उसको हरवाया गया, और पाकिस्तान आर्मी को वो सूट नहीं करता है। और ये बात वो नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है। मुशर्रफ ने राना सनाउल्लाह के, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप उसको वेरीफाई भी करा सकते हैं कि राना सनाउल्लाह की मूछ मुंडा के, सर पे बाल छिलवा करके और निर्वस्त्र करके मारा था मुशर्रफ ने। अच्छा। हाँ, जब वहाँ पे टेक ओवर किया था और इसको नवाज शरीफ को जब जेल में डाला था, तो राना सनाउल्लाह के साथ ये काम मुशर्रफ ने किया था। तो ये जो जेन्युइन पॉलिटिशियंस हैं ना, जो ग्राउंड लेवल के, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन ये मौका आया था हमारे हाँ, पास। लेकिन वो फौज को सूट नहीं वो करता। ऑब्वियसली इस समय बिल्कुल नहीं है देवेंद्र, क्योंकि पाकिस्तान की बात चल पड़ी तो हमारे पीछे भी बहुत हंगामा रहा भारत के अंदर। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने चिट्ठियां लिखी शहबाज शरीफ को और नरेंद्र मोदी को कि बात करिए आप लोग आपस में। तो जरा इस पर बता दीजिए, भारत सरकार ने कहीं कभी रीथिंक के बारे में सोचा है क्या? अभी तक तो कोई रीथिंक नहीं, और चाहे वो सिंधु नदी के जल के हिसाब से देखें या दूसरी चीज़ों पे, जो हमारी लाइन थी वो उसी लाइन पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। नो टॉक्स विद टेरर अभी बिल्कुल, हाँ, उसमें कोई चलिए, तो ये बात फिर क्लियर होगी। सर समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया आलोक जी प्रोग्राम में आप आए, बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र शुक्रिया आपका भी।